हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 55 भाग। अब तक आपने सुना कि प्रतापगढ़ के पुराने ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया था। अभी हादसा था, यह शादी से इसका पता लगना बाकी था। घर आने के बाद सब लोगों का मूड काफी ऑफ था। ऑफिस का टाइम हो चुका था लेकिन अभी भी कोई भी ऑफिस के लिए नहीं निकला था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जितेंद्र की क्या से क्या हो गया। ये दोनों ऑफिसर मेरे भरोसे वाले थे और इन दोनों पर सबसे पहले हाथ डाला गया है। एक शॉर्ट सर्किट से जान का इतना नुकसान होगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेम ने कहा, बिजली तो अपने बाप की ना होती तो फिर किसी और की क्या होगी। बिजली से तो नुकसान होता ही है, अमरिंदर जी ने कहा। पर ऐसा हो कैसे सकता है। वायर का कनेक्शन तो बिल्कुल सही था। अपनी जगह पर अमरिंदर जी की बात सही थी। इलेक्ट्रिसिटी कट में चपेट आने वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही होते हैं, लेकिन फिर भी अमरिंदर जी की बात सुनते हुए भी जितेंद्र जी को कुछ खटक रहा था। किसी ने वायर के साथ छेड़छाड़ की है, सत्यम बोला। जितेंद्र जी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। हमें कुछ स्क्रू मिले हैं जिससे लग रहा है कि अंडरग्राउंड वायर को खोलकर छेड़छाड़ की गई है, सत्यम ने आगे बताया। पर यह भी तो सोचिए कि अगर शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हुआ होगा तो छेड़छाड़ करने वाला भी जिंदा वहां से बचकर नहीं निकला होगा, उसको भी तो चोट आई ही होगी। जितेंद्र जी बोले, इसी चीज पर तो मैं उलझ रहा हूँ। जो 2 मारे गए हैं उनकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई है, पर घायलों को वैसे झटके नहीं मिले हैं। ऐसा कहिए कि कोई भी शॉर्ट सर्किट से हुए आग से चपेट में ही आया है, बिजली के तार किसी को टच नहीं हुआ। सत्यम अपनी सोच में डूबे हुए बोला। उसी समय अर्जुन को साहिर का फोन आया। अर्जुन ने अपना फोन रिसीव करते हुए स्पीकर पर डाल दिया। बोलो अर्जुन, कैसे हो? सब ठीक है ना उधर? साहिर ने पूछा। नहीं भाई, सब ठीक नहीं है, इसीलिए तो फोन किया है, अर्जुन ने कुछ मुंह बनाते हुए कहा। मतलब? साहिर के माथे पर एक शिकन उभरी। भाई, पुराने वाले दफ्तर में आग लग गई है। 2 एसआई रेंज के गार्ड इस हादसे में जलकर एक्सपायर हो गए हैं और करीब 5 या 6 बुरी तरह से जले हैं। अर्जुन अभी अपडेट दे ही रहा था कि साहिर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। क्या? हाँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कैसे हो गया, अर्जुन बोला। अर्जुन की बात सुनकर साहिर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसने पूछा, जितेंद्र काको सा वहीं पर है क्या? हाँ राणा सा, बोलिए, क्या कह रहे हैं? जितेंद्र जी बोले, आपको कुछ आइडिया है? अपने नीचे वाले होठों पर उंगलियां फिराते हुए साहिर ने पूछा। मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं उसे हिसाब से मुझे कोई सोची समझी साजिश ही लग रही है, जितेंद्र जी बोले। ये बात तो सही है कि साजिश ही है, लेकिन ये अर्जुन तुम कर क्या रहे थे? मैंने पहले ही कहा था कि सावधान रहना होगा। अब साहिर अपना सर मसल रहा था। जाहिर था कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बात भी ऐसी ही थी। राणा एम्पायर का पुराना दफ्तर साहिर के लिए बहुत कीमती था। भले ही इस वक्त वहां पर अच्छे से काम नहीं होता था, पर फिर भी साहिर ने उसे अपने बाबा सा की अंतिम निशानी समझकर सहेज कर रखा था। भाई साहब, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ सेंड कर रहा हूँ, जरा एक बार इन पर नजर डालिएगा तो, सत्यम ने कहते हुए साहिर के व्हाट्सएप पर लगातार फोटो भेजना शुरू किया जो कि उसने वहां पर लिए थे। ओके कहकर शाहिद ने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और उसमें फोटोग्राफ्स को देखने लगा। प्रेम काकोसा कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो मुझसे बात करेंगे। क्या इसी मैटर पर? साहिर ने पूछा। नहीं, वह मैं कल से तुम्हें फोन लगा रहा था। अमरिंदर आया है, अब आगे क्या करना है? प्रेम बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे राणासा के आने की खबर उन लोगों को लग गई है और इसी गुस्से में उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है?
जितेंद्र जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ऐसा हो सकता है प्रतीक सिंह सिसोदिया इतनी आसानी से तो वह संपत्ति काकोसा को लौटाने से रहा। साहिर स्क्रीन पर लगी हुई थी एक तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था और साथ में उसके नीचे लिखे को पढ़ भी रहा था, जो कि सत्यम ने लिखकर उसे भेजे थे। पर भाई सा, ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी मेरा मन इस बात को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि डैड ने अभी तक अपने आने की खबर किसी को नहीं दी है। सत्यम बोला, तुमको क्या लगता है कि वो लोग तुम्हारे खबर के इंतजार में बैठे हैं? प्रेम ने चिढ़कर पूछा। नहीं फिर भी। प्रेम को गुस्से में देखकर सत्यम चुप सा हो गया तो अमरिंदर जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया कि वह कुछ ना बोले। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर उन लोगों ने अपने आदमी हमारे पीछे लगाए होंगे तभी उन लोगों को मेरे आने की खबर मिली होगी, वरना मैंने बहुत सावधानी से दिल्ली से प्रतापगढ़ तक का रास्ता तय किया है, क्योंकि मेरे दिल में खुद उसको लेकर डर था कि वह मुझे ट्रैक कर सकता है। अमरिंदर जी बोले, आप सही कह रहे हैं। फोटो देखते हुए साहिर के होठों से निकला। मतलब एक साथ अमरिंदर जी, प्रेम जी और जितेंद्र जी के होठों से निकला। कौन सही कह रहा है? सारी बात मेरी समझ में आ रही है और सत्यम का अंदेशा बिल्कुल सही लग रहा है। सवालों को नज़रअंदाज करते हुए सारी चीज़ों को अपने मन में समझकर एक हाथ से कान फोन में के पास दबे हुए दूसरे हाथ से लैपटॉप पर चलाते हुए साहिर बोल रहा था, खुलकर बताएगा कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? प्रेम झुंझुलाते हुए बोला। सत्यम से पूछा तो बोला घर चलकर बताते हैं और अभी तक कुछ बताया नहीं और आप कह रहे हैं सत्यम का अंदेशा सही है, तो आखिर बात क्या है? प्रेम ने कुछ ऊंची आवाज में पूछा। बता रहा हूँ काकोसा, ये सब कुछ आपको गुस्सा दिलवाने के लिए ही किया गया है ताकि आप गुस्से में कुछ भड़क कर करें। पहले आप अपना गुस्सा कम कीजिए। साहिर अपने चेयर पर सीधे होकर बैठते हुए बोला। पर क्यों? प्रेम समझ नहीं पाया था। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी के हेड आप हैं। हमारे ये जो 2 गार्ड मारे गए हैं वो किसी शॉर्ट सर्किट के चलते जलकर नहीं मारे गए, वैसे पोस्टमार्टम के लिए आपने दिया है क्या? साहिर ने पूछा है। मेरा विचार पोस्टमार्टम का नहीं था, लेकिन सत्यम ने कहा था तो दे दिया। प्रेम ने सत्यम की तरफ देखते हुए कहा। सही कहा था सत्यम ने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा। हमारा जैसा शक है वह बिल्कुल हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पर आप लोगों को शक किया है? अर्जुन ने पूछा। इन दोनों को पहले ही मार दिया गया है और उसके बाद इनके शव को बिछपत करने के लिए इलेक्ट्रिक कर्ट का सहारा लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर इन लोगों को कैसे मारा गया है, गला दबाकर या फिर गोली मारकर, क्योंकि हाल में इस जली हुई तस्वीर को देखकर कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। बाकी यह जो तस्वीर सत्यम ने भेजी है जहां से कि अंडरग्राउंड वायर खोला गया है, यहां से हुई स्पार्किंग से दूसरे कमरे में बैठे हुए हमारे सिक्योरिटी गार्ड चपेट में आए हैं और बाहर वाले कमरे का जो नुकसान हुआ है वो तो 100% श्योर कि वहां पर आग लगाई गई है, वह भी इलेक्ट्रिक कर्ट के द्वारा नहीं बल्कि किसी और चीज के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से ऐसी आग नहीं फैलती। साहिल डिटेल से अपने लैपटॉप में देखते हुए बोल रहा था। क्यों सत्यम, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सारी बात बताने के बाद साहिर ने पूछा। जी भाई सा, सत्यम सहमत होते हुए बोला। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने प्रेम का गुस्सा नहीं बल्कि अर्जुन को टारगेट किया है। सत्यम ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। ये मैटर भी तुम सही बोल रहे हो सत्यम। साहिर सर हिलाते हुए बोला। पर क्यों? आग लगी के टाइम तो मैं था भी नहीं, तो फिर मुझे क्यों टारगेट किया गया है? अर्जुन हैरान था, क्योंकि सब जान रहे हैं कि इस टाइम सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे वहां न होने का ही तो फायदा उठाया गया है। जैसे कि तुम आंख बंद करके सो रहे हो, लापरवाही में।
सब जानते हैं कि इस समय प्रेम काकोसा घर पर नहीं रह रहे और ऐसे में तुम्हारे ऊपर ही इन लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए प्रेम काकोसा को तो गुस्सा दिलवा कर उनका रिएक्शन देखना था, या फिर मेरे गुस्से और मेरी रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे कि मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ। साहिर ने कहा। धीरे धीरे सबको बाद में समझ में आ रही थी ये दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी फैलाने की साजिश थी। उनको ये राम लक्ष्मण की जोड़ी पसंद नहीं आई थी तो वह इसे तोड़ना चाह रहा था। इतनी बड़ी साजिश सुनकर सब हैरान थे। जितेंद्र जी ने प्रेम जी और अमरिंदर जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसको प्रेम जी और अमरिंदर जी दोनों समझ गए थे। कुछ ऐसे ही साजिश फैलाकर तो राणा सा और अमरिंदर जी के बीच में भी गलतफहमी फैलाई गई थी, जिसका नतीजा इस घर के टूटने और बंटवारा होने पर हुआ था। प्रेम ने बात समझते हुए हाँ में सिर हिलाया तो अमरिंदर जी के दिल में मलाल घेर लिया था। आज बच्चे इस बात को समझकर इस गलतफहमी को दूर कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में समझना नहीं चाहा था, बल्कि अपने ऊपर लगे हुए झूठे इल्जाम को लेकर शमशेर सिंह राणा से उलझ गए थे। अमरिंदर जी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। कुछ देर के बाद उन्होंने साहिर से पूछा, पर बात यह है यहाँ पर तमाशा कि आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? उन लोगों को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन तक हमारी यह बात पहुँच गई है कि हम फिर से अपनी जमीनों पर कब्जा चाहते हैं? अमरिंदर जी ने पूछा। नहीं नहीं काकोसा, साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर जो बात होगी वह बाद में पता चलेगी। फिलहाल में तो मुझे बस यही लग रहा है कि यह केवल डरवाने के लिए हमारे ऊपर एक हमला था। वैसे अर्जुन काफी दिनों से उन लोगों के टारगेट पर है, वह मुझे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी हर एक कमजोर नस पर धीरे धीरे वार करते हैं। तभी साहिर के इंटरकॉम पर मैसेज आया, सर जागृति मैडम आपके ऑफिस की तरफ आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिर ने तुरंत उसे मैसेज से रिलेटेड कैमरे को चेक किया तो जागृति की गाड़ी राणा एम्पायर के दफ्तर के सामने आकर लग चुकी थी और अब वह अपनी गाड़ी से निकल रही थी। ऐसा है अर्जुन कि इस हादसे को दिमाग से निकाल दो। कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, हम सब सही सलामत अपने अपने घर पर हैं। इतना काफ़ी है। हमारे जो सब इंस्पेक्टर रेंज के 2 ऑफिसर मारे गए हैं उनके परिवार की जिम्मेवारी उठा लो। जैसा कि हमारे अंपायर का एम्प्लॉय पॉलिसी है, उसके अनुसार उनके परिवार में से एक एक को उसकी योग्यता के अनुसार ऑफिस में या फिर एजेंसी में नौकरी दे दो। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का इंतजार करो और मुझे उसकी एक कॉपी भिजवा देना। अमरेंद्र काकोसा, आप जब तक जरूरत ना हो महल से बाहर निकलने से बचे। अगर आपने अपने आने की खबर नहीं दी है तो हम यही चाहेंगे कि इसकी खबर उन लोगों को लगे भी नहीं, तब तक कि हमारा काम पूरी तरह से धरातल पर नहीं आ जाता, क्योंकि वह लोग फिर आपको ब्लैकमेल करके तोड़ने की कोशिश करेंगे। साहिर ने तेजी से सबसे कहा। और भाई सा मेरी बात सुनिए, सत्यम ने अमरिंदर जी की तरफ देखते हुए कहा। आखिर सबसे बड़ा सवाल तो प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में दबी हुई इन जमीनों का था, जिस पर मलिकाना अधिकार पर भले ही सत्यम का था, लेकिन प्रतीक सिंह सिसोदिया कुंडली मारकर बैठा था। प्रतीक सिंह सिसोदिया को उलझाने के लिए ही तो साहिर इस समय दिल्ली में बैठा हुआ था और इधर सिसोदिया अपनी चालें लगातार चल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जमीन का दावेदार उठकर खड़ा हो जाएगा, और अभी भी वह निश्चित ही था उन्हीं जमीनों की डील के लिए, पर तो वह साहिर सिंह राणा को घुटनों पर लाने का ख्वाब देख रहा था। हाँ बोलो, क्या आपके पास सिसोदिया ने कोई मेल डाला है? सत्यम ने पूछा। हाँ, सिसोदिया ने मेरे पास एक मेल डाला था। दरअसल वह मेरे ऑफिशियल मेल का ही रिप्लाई था। मैंने उस टाइम मांगा था कि हम इसलिए वाले मैटर पर बात करेंगे, तो सिसोदिया ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आकर मुझसे मिले। मैंने उसे हमेशा की तरह राणा अंपायर के दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाया तो उसने शर्त रख दी कि वह मैं खुद जाकर उसे उसके ऑफिस में भी नहीं, घर पर आकर मिलूं।
तभी इस मैटर पर वह मुझसे बात करेगा तो मैं बराबर में मेल डाल दिया कि फ़िलहाल में मुझे फुर्सत नहीं है। मैं 1 सप्ताह के अंदर कोई जवाब देता हूँ। मुझे लगा कि 1 सप्ताह के अंदर शायद ये सब काम हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार उसके घर जाकर बात कर लेंगे या फिर उसे रोकने का कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे। साहिर ने सत्यम को बताया, 1 सप्ताह टाइम पर सच में सही रहेगा। इतना समय हमें अपनी जमीनों को हैंडओवर करने के लिए चाहिए ही होगा। सत्यम अपने काम का अंदाजा लगाते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह, क्यों उसके ओरिजिनल पेपर मिल गए हैं क्या, जो 1 हफ्ते में तुम कर लोगे? साहिर ने पूछा। जवाब में सत्यम उसे सारी बात बताते चला गया। सत्यम की बात सुनकर साहिर सोच में पड़ गया था। जमीनों के ओरिजिनल पेपर नहीं है। भारत का पुराना राजपत्र खोजना पड़ेगा तभी असली मालिक के नाम सामने आएंगे। ऐसे में अपनी दावेदारी करनी तो मुश्किल हो जाएगी। साहिल ने सोचते हुए कहा, भारत का पुराना राजपत्र तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा लेकिन लीज वाले पेपर को हैंडओवर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। इस सिसोदिया ने अपनी यह चाल चलकर हमें हमारी अगली चाल के लिए रास्ता दे दिया है। सत्यम धीरे धीरे अपना आइडिया साहिर को बताते गया। सत्यम का आइडिया सुनकर साहिर और जितेंद्र जी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जितेंद्र जी ने तारीफ वाले अंदाज में सत्यम की तरफ देखा। बिल्कुल परफेक्ट है, तुम निश्चिंत रहो, तुम जैसे काम करना चाहते हो वैसे ही करना, ज्यादा परेशान मत होना। जितना समय लगेगा आसानी से अपने आप को बचाते हुए करना। इतना समय मैं तुम्हें आराम से दे सकता हूँ, लेकिन जब हमारा ये प्लान धरातल पर आएगा तो सिसोदिया को बचने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। साहिर के होठों पर जीत की मुस्कुराहट थी। तो फिर ठीक है, मैं अपने काम में आज से ही लग जाता हूँ, आप वहाँ का काम देखिए, सत्यम ने कहा। सारे घर वाले बस इसी तरह से प्रिंटेड करेंगे कि जैसे उन्हें इस आगजनी से कुछ लेना देना नहीं है, न ही नुकसान को उन्होंने किसी खातिर में लिया है। प्रेम काको साथ जिस तरह से घर के काम में लगे हैं इस तरह से लगे रहिए और जितेंद्र काको साहब, अर्जुन और सत्यम के साथ ऑफिस का काम देखिए, मैं यहाँ पर संभालता हूँ, साहिर ने कहा। ठीक है राणा साहब। साहिर की बात से सभी सहमत थे। साहिर ने तेजी से सबका काम बताते हुए फ़ोन ड्रॉप किया। फ़ोन रखकर वह अपनी सोच में गुम हो गया था, पर उसकी नज़र सामने लगे हुए स्क्रीन पर थी, जहां की सीसीटीवी फुटेज में उसे जागृति अब रिसेप्शन के पास से पास होती हुई दिखाई पड़ रही थी। जागृति आखिर यहाँ पर क्यों आ रही है? कल शाम को भी वह आई थी, पर मैंने उसकी बात सुने बिना ही यहाँ से निकल जाना चुना। जागृति को क्या चाहिए? दिमाग में सवाल किया। जागृति की नज़र बहुत पहले से ही तुम्हारे ऊपर है, या इनडायरेक्ट कहो तो पूरे प्रतापगढ़ पर। क्या इस चीज़ को तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे लिए किस हद तक पॉजिटिव है? उसे तुम्हारे आसपास अर्जुन भी पसंद नहीं आता और अर्जुन से झगड़ा का सबसे में कारण तुम ही हो। दिमाग ने तुरंत जवाब हाजिर कर दिया था। जागृति मुझको हासिल करना चाहती है और मैंने शादी कर ली है जिंदगी से, पर मैंने तो जागृति से साफ साफ कह दिया है कि अब वो मेरे पीछे नहीं आए। मेरे पीछे उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो फिर जागृति बार बार क्यों आ रही है, वह भी मेरे रास्ते में? यह मत भूलो कि जागृति अपनी हार नहीं पचा सकती है। तुम शुरू से ही इस चीज़ को जानते हो। दिल में उठने वाले हर सवाल का जवाब दिमाग के पास था, क्योंकि दिमाग अब जागृति के स्वभाव का विश्लेषण कर रहा था। पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। जब मैंने उसे मना कर दिया और समझा भी दिया तो क्या जागृति खामोशी से अपना अगला बार चल रही है? दिल ने सोचा, ऐसा हो सकता है कभी कभी किसी की चुप्पी घुन्नी होती है, और यह घुन्नी लोग सामने से तो ऐसा प्रिंटेड करते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरा घाव देने की फिराक में रहते हैं। ये दिखाते ऐसा जरूर है कि यह खामोशी से आपकी जिंदगी से निकल गए हैं,
इन्हें अपना स्वाभिमान प्यारा है। आपका होना ना होना उनकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखता। पर सच्चाई तो ये रहती है कि यह बस एक उचित अवसर को ढूंढ रहे होते हैं जब आपको एक गहरी चोट दे सके। दिमाग ने अपना तथ्य पूरी दलीलों के साथ रखा और अब इस दलील के आगे साहिर को अपने सारे तर्क बेकार लगे। ये संभव है, यही हुआ होगा। जागृति भी वैसे ही हैं। मेरी और जिंदगी की शादी जितनी आसानी से इसने स्वीकारी है, उस हिसाब से एक पल के लिए मुझे भी शक हुआ था, लेकिन प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में इसकी बढ़ती हुई रुचि को देखकर मैंने सोचा कि काम को यह अपने पर्सनल एरिया में लेकर नहीं आएगी। पर बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये कारण भी हो सकता है कि सामने से दिखा रही है कि यह खामोशी से मेरी जिंदगी से निकल गई है, पर इसकी खामोशी किसी खतरनाक तूफान का इशारा दे रही है। पर इस तूफान के चपेट में मेरा कौन कौन अपना आ सकता है? दिमाग सोचता जा रहा था और अब उसके सोचों की जड़ें जिंदगी पर जाकर जुड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरी सबसे कमजोर नस अर्जुन है। अर्जुन से भी कमजोर नस जिंदगी के रूप में मेरे साथ है और जागृति अभी मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल शाम जो हुआ था उसी को लेकर यह आगजनी वाला कार्यक्रम हुआ है। इतना सोचते ही साहिर की नस गुस्से में फड़कने लगी। अगर तुमने जानबूझकर मेरे गुस्से में अर्जुन को टारगेट किया है तो ये बहुत गलत काम किया है जागृति। तुमने अभी तक सिर्फ मेरा एक ही साइड देखा है, दूसरा साइड नहीं। जिस खेल में आज तुम पैर रख रही हो मैं बचपन से उसे खेलते आ रहा हूँ, मास्टरमाइंड हूँ इस गेम का। तुमने अपना दांव खेल दिया, नाउ टर्न इज माइन। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय जागृति ने साहिर के केबिन को नॉक किया। लाल आंखों के साथ साहिर ने घूरते हुए दरवाजे को देखा। आखिर आगे क्या प्लान ठहर सका जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक जरा सुपर थैंक्स के माध्यम से कहानी को प्रोत्साहन भी दे दिया कीजिए। जारी है।